अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपने कौन सी बुक्स यूज़ करनी है और उसका कौन सा एडिशन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स के एडिशन की वजह से आपके जो डिजीज़ हैं और कुछ आपके क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह, कुछ साइन, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह डिफरेंट हो जाती हैं। तो आपने एडिशन भी वही लेना है जो लेटेस्ट होगा। और मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊँगी कि कौन सी बुक का कौन सा लेटेस्ट एडिशन है। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी आपकी 4th ईयर MBBS के अंदर आपको कौन सी बुक्स चाहिए होते हैं, आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और आपने किस तरह से बुक्स के साथ डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जनरल सी वीडियो होगी, फिर बाद में हम जब लेक्चर्स डिस्कस करेंगे तो हम बारी बारी सबके मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा चैप्टर मेजर है और कौन से टॉपिक मेजर है, किस में से SCQs आने हैं और किस में से आपके सिर्फ MCQs आने हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपके सबसे पहले कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 4th ईयर के अंदर आपके मेनली 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। एक आपके पास होता है जी पैथो। पहले आप जो 3rd ईयर में पैथो पढ़ चुके हैं दैट इज़ जनरल पैथोलॉजी। अब आपके पास जो होती है दैट इज़ स्पेशल पैथोलॉजी, यानी आप सिस्टम्स की पैथोलॉजी पढ़ते हैं। दूसरा जो आपके पास सब्जेक्ट होता है दैट इज़ कम्युनिटी मेडिसिन, जिसको CMED के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार सा सब्जेक्ट होता है जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता और इसका पेपर भी हमेशा बेकार से ही आता है। तो आपने इसको भी अच्छे से देखना है क्योंकि ये कई बार आपको डिफ़िकल्टी लेवल में मतलब आपको तैयारी करने में डिफ़िकल्टी दे देता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है जी ENT आपके पास होता है जी ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। तो ये काफ़ी इजी होती है और काफ़ी अच्छी होती है। एंड साथ ही साथ आपके पास 4th सब्जेक्ट होता है आई, जिसको हम ऑफ्थेमोलॉजी कहते हैं। तो ये आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद जी आपकी पैथोलॉजी जो होती है उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। तो आपने जैसे जो फिजियो आप पढ़कर आए हैं उसके अंदर आपने सारे सिस्टम पढ़े थे, जैसे CVS पढ़ा था, आपने CNS पढ़ा था, आपने इंडो पढ़ी थी, आपने ब्रेस्ट पढ़ा था, ब्रेस्ट फिजियोलॉजी पढ़ी थी, आपने फीमेल मेल सिस्टम पढ़ा था। तो अब हम उन सब की पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, ये सारे हार्ट और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हमने फिजियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड भी हमने पढ़ा था। तो अब हम उन डिजीज़ की पैथोलॉजी पढ़ेंगे ताकि आपको फर्दर अच्छे से समझ आ जाए। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि पैथोलॉजी के लिए क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमने पैथोलॉजी में मेनली पढ़ना क्या है। अब पैथोलॉजी के अंदर ना आपने मेन चीज़ों पे फोकस किस चीज़ पर रखना है। तो मेनली आपको इसके अंदर पैथोजेनेसिस अच्छी आनी चाहिए। पैथोजेनेसिस हमेशा आपके पेपर्स में आती है। एंड एक मॉर्फोलॉजीज़ आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आपने इन 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है ड्यूरिंग योर पैथोलॉजी की जो आप पढ़े होंगे। और स्टार्ट से ही मैं आपको कहूँगी कि आपने इन दोनों पर फोकस करना है ताकि एंड में आपको मुश्किल ना हो। अब मैं फर्दर आपको बताती हूँ कि इसकी कौन सी बुक्स आपने यूज़ करनी है। तो ये आपके पास पैथोलॉजी की सबसे पहले बुक है जो आप 3rd ईयर में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ आपके पास रॉबिन, मीडियन रॉबिन आपके पास मोस्ट कॉमनली जो हम इस्तेमाल करते हैं। रॉबिन की बुक जो है वो मैं आपको स्टार्ट से कहूँगी कि आपने हमेशा रॉबिन ही पढ़नी है। आपने कभी भी किसी शॉर्ट बुक से स्टार्ट नहीं करना। आप पहले ही अपना कॉन्सेप्ट अच्छा बनाएंगे अपनी शॉर्ट बुक, फिर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब तक आपको रॉबिन समझ नहीं आएगी तो आपको शॉर्ट बुक से भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो आपकी मेन बुक होनी चाहिए वो रॉबिन ही होनी चाहिए। कुछ जो शॉर्ट आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके लिए आपने रॉबिन ही पढ़नी है, लेकिन कुछ जो माइनर टॉपिक्स हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके लिए आप जो है डिफरेंट हमारे पास जो शॉर्ट बुक्स होती हैं, पैथोमा होती है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने मेजर टॉपिक्स के लिए रॉबिन और पैथोमा दोनों का मिक्सचर पढ़ना है। अब मैं आपको नेक्स्ट पर बताती हूँ कि आपने कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है। ये आपके पास है जी पैथोमा की बुक। ठीक है जी, ये है आपके पास पैथोमा की बुक। मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पैथोमा की बुक कैसी होती है। तो पैथोमा की बुक आपने देखनी है, इस तरह का आपको बाहर से नज़र आएगा पैथोमा की बुक। इसकी एक एक लाइन आपने अच्छे से पढ़नी है, एक एक लाइन। ठीक है जी, एक एक लाइन इसका MCQ है, एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी मेजर टॉपिक को जब रॉबिन से तैयार करना है तो आपने साथ ही साथ उसको पैथोमा से भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि पैथोमा आपको USMLE और प्लाव वगैरह में भी बाद में हेल्प करती है। तो आपने अभी से पैथोमा अच्छे से पढ़ी होगी तो बाद में भी आपको हेल्प हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने अपनी पैथोमा से ज़रूर फ़ायदा उठाना है। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपने पहले पढ़नी है रॉबिन। आपने कोई भी टॉपिक आज उठाया, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपने ब्रेस्ट का टॉपिक उठा लिया तो आपने ब्रेस्ट की पैथोलॉजी जो है पहले रॉबिन से तैयार की। एंड देन रॉबिन के बाद आपने पैथोमा से पढ़ा तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपने अपने रॉबिन वाले टॉपिक को ही पैथोमा पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी कि एंड में आपको सिर्फ पैथोमा पढ़नी पड़ेगी, आपको रॉबिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि जो आपकी पैथोमा की बुक है ना, उसके अंदर एज सच पैथोजेनेसिस तो फिर भी लिखी हुई है, लेकिन उसके अंदर मॉर्फोलॉजीज बिल्कुल नहीं लिखी हुई, बहुत कम मॉर्फोलॉजी आपके पास लिखी होती है। तो आपने मॉर्फोलॉजी के लिए जो है ना रॉबिन को ज़रूर कंसल्ट करना है। साथ ही मैं आपको एक मॉर्फोलॉजी की बुक भी बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो 2 बुक्स खरीदनी है उसके अंदर रॉबिन तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी, क्योंकि आपने थर्ड ईयर में भी वो पढ़ी है। और एक जो आपने न्यू बुक खरीदनी है दैट इज़ पैथोमा। पैथोमा की बुक आपने अब ले लेनी है फॉर योर 4th ईयर MBBS। नेक्स्ट पर जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज़ डॉक्टर वसीम अकराम। तो ये मैं आपको बोलूँगी कि आपने इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको जस्ट PDF के अंदर रखना है। आपने अपने रॉबिन से तैयार किया टॉपिक, आपने उसको पैथोमा से पढ़ा या पैथोमा पे आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट लिस्ट के साथ ही आपने अपनी मॉर्फोलॉजी को भी यहाँ से पैथोमा पर ही शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। एट दी एंड जब आप लास्ट में अपना पेपर में रिवाइज़ कर रहे होंगे तो जस्ट आप अपनी पैथोमा पढ़ेंगे, उस पर आपके रॉबिन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, आपके पास मॉर्फोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, और पैथोमा खुद तो एक एक लाइन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी इस तरह से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने पैथोलॉजी को इसी तरह से लेकर चलना है, और आपने स्टार्ट से पैथोलॉजी को लेकर चलना है, क्योंकि पैथोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है और ये आपके पास मेजर सब्जेक्ट में आता है। 300 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर से 150 आपके वाइवा ऑस्पी के होते हैं और 150 आपके रिटन के होते हैं, जिसमें से आपके पास 65 मार्क्स के MCQs आते हैं और आपके पास 70 मार्क्स से यानी 14 SCQs आते हैं। तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से फोकस करना है। आपने सारे जो सेमिनोमाज, नॉन सेमिनोमाज, आपके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर आते हैं, ट्यूमर्स फीमेल्स में आते हैं, इंडो में ट्यूमर्स, वो बहुत अच्छे से करने हैं। उनकी मॉर्फोलॉजीज़ बहुत अच्छे से करनी है। मैं फर्दर लेक्चर्स में आपको सारे लेक्चर्स भी बताऊँगी कि आपने किस तरह से पढ़ना है। अभी के लिए ये बेसिक लेक्चर था कि जिस तरह से आपने बुक्स कौन सी खरीदनी है, क्योंकि अभी अभी आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी बता दें कि कौन सी बुक्स खरीदनी है और किस तरह से तैयारी करनी होती है। तो इसलिए मैं ये जनरल सी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है दैट इज़ ऑफ्थल्मोलॉजी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ऑफ्थल्मोलॉजी यानी आपका आई का पेपर होता है, और इसकी आपको 2 बुक्स सुनने को मिलेंगी। एक आपको जोगी सुनने को मिलेगी और एक आपको जतोई सुनने को मिलेगी। ठीक है जी, जोगी और जतोई 2 बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। जतोई ये मैंने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई है, और आपने जो जतोई लेनी है उसका 7th एडिशन ही लेना है, क्योंकि 7th एडिशन में कुछ एडिशनल चीज़ें और कुछ एडिशनल जो डिजीज़ हैं वो ऐड हुई हैं जो आपके 6th एडिशन के अंदर नहीं है। तो आपने हमेशा जब बुक नहीं खरीदने जाना है तो आपने ऑफ्थल्मोलॉजी की जो जतोई की बुक है वो 7th एडिशन ही खरीदनी है। ठीक है जी। उसके बाद एक जोगी बुक भी होती है और जतोई भी होती है, लेकिन जो मैं आपको प्रेफर करूँगी वो जतोई ही करूँगी। जोगी एज सच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जोगी का आप PDF रख सकते हैं। अगर किसी को PDF में बुक्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपने जोगी का PDF रख लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आप जोगी से कर सकते हैं, लेकिन आपने बाकी सारे जो हैं वो ओवरऑल जतोई से ही करने होते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आपने इसके पास पेपर्स को अच्छे से करना है, और आपने इसके इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट्स को अच्छे से करना होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपको क्लिनिकल फीचर्स अच्छे से आने चाहिए, और आपको आना चाहिए कि हमने किस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है या हमने एग्जामिनेशन करनी है। और फिर अगेन आपको लास्ट में आना चाहिए कि कोई भी डिजीज़ है तो उसकी हमने ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए फॉर योर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट होता है। आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन इंटरेस्टिंग सा होता है। तो आपने इसको शुरू से ही अच्छा लेके चलना है। कुछ लोगों को ये मुश्किल भी लगता है, तो अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आपने इसको स्टार्ट से ही अच्छे से लेके चलना है ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। हमारे पास जो थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज़ ENT, यानी आपके पास ईयर, नोज़ एंड थ्रोट का जो टॉपिक है, ये एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट समझा जाता है फॉर द 4th ईयर MBBS। ये 4th ईयर के अंदर सबसे इजी एंड सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है जो आपको इजीली अच्छे मार्क्स भी दिला देता है, और इसकी प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए जो आपने बुक लेनी है दैट इज़ डिंगरा, और इसका जो आपने एडिशन लेना है वो हमेशा 8th एडिशन लेना है। आपने एडिशन भी देख लेना है, 8th एडिशन को आपने ख़रीदना है, और डिंगरा की बुक आपने लेनी है ENT के लिए। और ENT के लिए आपने किस तरह से पढ़ना होता है, आपने डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स आपको आने चाहिए, आपको डिजीज़ को डायग्नोज करना आना चाहिए। ठीक है, आपने किस तरह से डायग्नोज करना है। ठीक है जी।
और साथ ही साथ इसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए, एग्जामिनेशन आनी चाहिए, और साथ ही लास्ट में आपको ट्रीटमेंट आनी चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बच्चों को काफ़ी ईजी लगता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्शंस भी आती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो आपने इसको अच्छे से लेके चलना है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आपने कई बार टॉस देखा होगा, आप लास्ट ईयर से टॉस फॉलो करते आ रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में से इतने इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इतने आते हैं। लेकिन जो हमारे पास आई और ईएनटी है, इसके अंदर टॉस इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, तो कई बार वो क्वेश्चंस नहीं देते आपके टॉस वाले चैप्टर्स में से, या किसी जो टॉस वाला चैप्टर होता है उसमें से 2 दे देते हैं। तो आपने इसमें टॉस को इतना एज सच फॉलो नहीं करना, लेकिन जो टॉस वाले चैप्टर्स हैं उनको आपने ज़रूर प्रायोरिटी देनी है। लेकिन आपने ये बिल्कुल रिलाई नहीं करना उस पर कि आप कहें कि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने ही आने थे, तो आप पेपर में 1 आया, दूसरा क्यों नहीं आया। तो ये नहीं होता, उनकी मर्ज़ी है, वो टॉस फॉलो नहीं करते। ठीक हो गया। तो ये आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी थी। ईएनटी के लिए हमारे पास एक और बुक भी होती है, दैट इज़ लोगैन टर्नर। ये आपने सिर्फ पीडीएफ में रखनी है, ये आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने डिंगरा सिर्फ ख़रीदनी है और इसको आपने पीडीएफ में रखना है। इसके अंदर आपको कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे मिलेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, कुछ आपको ट्रीटमेंट वगैरह इस तरह के मिलेंगे जो आपके जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इसको पीडीएफ में रख सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपके पास डीएनएस आ जाता है, आपके पास लारिंजाइटिस आ जाता है, एपिग्लोटाइटिस आ जाता है, जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना ईएनटी के, उनके लिए आप जो लोगैन टर्नर है उस टॉपिक को आप पहले डिंगरा से पढ़ लें एंड देन आप उसी को अपने पीडीएफ में लोगैन टर्नर से पढ़ लें। और अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो आप उसके ऊपर ही शॉर्टलिस्ट कर लें। तो ये इस तरह से आपकी बहुत अच्छी एक तैयारी हो जाएगी और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आप लोगैन टर्नर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है, और जिन्होंने जस्ट पास करना है या नॉर्मल सा पढ़ना है तो वो जस्ट डिंगरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको लोगैन टर्नर पढ़ने की इतनी कोई एज सच ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो हमारे पास 4th सब्जेक्ट है फॉर योर 4th ईयर एमबीबीएस, दैट इज़ कम्युनिटी मेडिसिन। इसको कम्युनिटी मेडिसिन यानी CMed कहते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो बुक होती है वो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, दैट इज़ आपके पास एक्सेल की बुक जो है वो प्रेफर की जाती है। तो एक्सेल की बुक आपने 13 एडिशन जो है वो ख़रीदनी है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने इसको बाय करना है और आपने इससे तैयारी करनी है। ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुक है, सारा कुछ अच्छा लिखा होता है और इसकी तैयारी भी आराम से हो जाती है। और एक्सेल के अंदर जो आपका पेपर होता है वो बहुत जनरल सा पेपर आता है, यानी आपके पास एज सच बुक से रिलेटेड पेपर नहीं होता। थोड़ी जनरल टर्म्स भी होती हैं जो आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने अपने बुक को ज़रूर फोकस करना है क्योंकि इसके एमसीक्यू काफ़ी मुश्किल आते हैं। आपका पेपर थोड़ा सा अजीब सा आता है, लाइक ऐसे एज सच आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा कम्युनिटी से रिलेटेड होता है तो वो आपको दे देते हैं। तो आपने ज़रूर इसको साथ साथ पढ़ना है। ये एंड में अगर आप लेके जाएंगे तो फिर आपकी एंड में तैयारी नहीं होगी। तो आपने साथ साथ लेके चलना है। जनरल सा पेपर होता है, आपका अटैम्प्ट हो जाता है और एज सच इसके अंदर कभी कोई फेल होता मैंने नहीं देखा, बहुत रेयरली होता है। तो ये है कि आपने इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। इसके एमसीक्यूज़ थोड़े मुश्किल आते हैं तो आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास मेडिकल ग्लोब की बुक होती है एमसीक्यू के लिए, आपके पास एमबीबीएस क्रैक की बुक है, आपके पास इस तरह से डिफरेंट एमसीक्यूज़ की बुक है, आपके पास पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो आपने उसको अच्छे से करना है और इस तरह से आपने तैयारी करनी है। फिर इसके अंदर ये होता है कि कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं और कुछ माइनर होते हैं। इसके अंदर टॉस फॉलो हो जाता होता है, कभी कभार, रेयरली है कि ना फॉलो हो। तो आपने इसके लिए टॉस को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। जो आपके माइनर टॉपिक्स हैं आप उनको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं और जो मेजर हैं उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ आपकी CMed के लिए एक और बुक भी होती है मार्केट में जो आपको कुछ सीनियर्स बताएंगे, दैट इज़ के पार्क की बुक। तो के पार्क की बुक जो है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने लेनी है डिस्टिंक्शन। जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है वो के पार्क पढ़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बुक है और थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन जिन बच्चों ने नॉर्मली पास होना है, वैसे एक्सेल पढ़ के भी डिस्टिंक्शन आ सकती है, एज सच कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जिन्होंने बहुत हाई लेवल मार्क्स लेने हैं तो वो इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपने एक्सेल की बुक को ख़रीद लेना है। एक्सेल की बुक आपने अपने पास ख़रीद लेनी है और जो आपकी के पार्ट की बुक है वो आप पीडीएफ में रख लें और आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एक्सेल के अंदर मौजूद नहीं हैं वो आप के पार्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया।
लास्ट में मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ कि आपकी जो बुक्स थी वो टोटल हमारे पास 4 थी, 4 सब्जेक्ट्स थे आपके पास। आपने पैथो के लिए कौन सी बुक लेनी है, आपके पास पैथो में रॉबिन पहले से मौजूद है और रॉबिन के साथ आपने एक पैथोमा की बुक ले लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके पास जो सेकंड सब्जेक्ट था वो ईएनटी था। ईएनटी के लिए आपने डिंगरा की बुक खरीद लेनी है, डिंगरा की बुक खरीद लेनी है और साथ ही जो लोगैन टर्नर थी वो आपने रख लेनी है पीडीएफ के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है आई की बुक, आई यानी ऑप्थेमोलॉजी। तो इसके लिए आपने जोतोई की बुक ले लेनी है और आपने जो जोगी की बुक है वो आपने पीडीएफ में रख लेनी है। ठीक है, जो जोगी है वो आपने पीडीएफ के अंदर रख लेनी है। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाती है जी कम्युनिटी मेडिसिन। तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आपने जो बुक खरीदनी है दैट इज़ एक्सेल की बुक। एक्सेल की बुक आपने ख़रीद लेनी है और के पार्ट की बुक जो है वो आपने पीडीएफ में रख लेनी है। ठीक हो गया। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।